जरा नए मेहमान से मिली हमारे घर में। ये हमारी एक फ्रेंड आई है कुछ दिनों के लिए, इससे मेरी दोस्ती हो गई है। और ये देखो, हेलो, कैसे सो रहा है। तो ये भाई साहब ऐसे ही सोते हैं और ये उठ गए, मैंने उठा दिया। अरे अरे बाहर मत आना, तुम बाहर आ जाओगे फिर तुम भाग जाओगे, फिर तुम्हारी मालकिन हमें मार जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अंदर रहो। इसका नाम है पुडिन। नो 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 नो। तो इसे बाहर आना होता है, पर उसकी जो ओनर है वो कहती है नहीं, इसे बाहर नहीं निकालना है वरना ये खो जाएगा, तो इसे ढूंढते फिरो। तो बस, तो इसका ये घर है छोटा सा। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये साथ में इसका बाथरूम है। तो हैमस्टर जो होते हैं वो सैंड में नहाते हैं और मैंने सोचा वीडियो ले लूँ, वरना ये चला जाएगा फिर कौन ले पाएगा। हाँ, ये खा पी के मोटा हो गया थोड़ा। ये कैसे सो रहा उल्टा हो गया पूरा। अभी मैं घुमा दूँ तो नीचे गिर जाएगा, पर मैं नहीं करूँगी, ऐसा काट फूट जाएगा ये मुझे। तो ये बगल में इसकी पानी की बॉटल रखी है, खाना इसे कभी कभी दे देते हैं क्योंकि ये भाई साहब थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है पूरे दिन में। और बस पूरे दिन सो खाओ पियो, बट बेचारे को अकेला रहना पड़ता है। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं सो के उठी हूँ अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहे होंगे। बारिश होने वाली है, मौसम बहुत अलग ही हो रहा है। लेट मी शो यू। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है बारिश का, अच्छा लगता है मुझे ये मौसम। सोल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और 80 इयर्स में पहली बार ऐसी बारिश आई। 9 लोग लगभग मर गए और 6 मिसिंग है। और बाढ़ सी आ गई थी गंगनम में, क्योंकि गंगनम एरिया के पास हान रिवर है, तो वहाँ सारा फ्लो, और वो फ्लैट एरिया है थोड़ा, तो इसलिए बारिश वहाँ बहुत ज्यादा आई और बाढ़ आ गई और लोग बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने भी स्टोरी अपडेट की थी। कोरिया आके लगभग 20 दिन हो गए हैं और मैंने वीडियो बस तभी बनाई थी एक आने वाली। इसके बाद मैंने कोई एक भी फुटेज नहीं बनाई अपनी वीडियो की, क्योंकि मैं काफी बिजी थी अपनी लाइफ को लेके और मुझे नहीं पता चल रहा था क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही भगवान हैंडल कर रहे हैं मेरी लाइफ को, मैं बस ऐसे पपेट की तरह चल रही हूँ इधर उधर। एक्चुअली मैं इस टाइम इसलिए आती हूँ क्योंकि वीजा एक्सपायर हो जाता है मेरा, अगस्त में होने वाला होता है और मुझे रिन्यू करने के लिए आना ही होता है, तो इसलिए मैं आई 1 महीने पहले। इस साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ है 3 साल का, वो एक्सपायर हो रहा था। तो जो मेरी कंपनी थी उन्होंने आके बोला कि थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं इस बार और थोड़ा सिस्टम अलग है, इमिग्रेशन भी टाइट हो गया ये वो, तो कुछ कंडीशन अलग दी उन्होंने मेरे को। तो फिर मैंने वो कंडीशन, मुझे लगा कि ये क्या कंडीशन है, वैसे वो नॉर्मल थी, ज़्यादा मैं ही एक्स्ट्रा बिहेव कर रही थी, मैं ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, नो 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 नो, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने आते ही बताया था मुझे। फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं चाहिए वीज़ा वीज़ा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंडिया जाना है वापस और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी और नई लाइफ शुरू करूँगी। मैंने यही सोच लिया था लिटरली। तो इसलिए शायद मेरा मूड भी नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने सच में ये सोच लिया था कि मैं अब इंडिया जा रही हूँ बस। तो मैंने टिकट भी उसी टाइम, जैसे ही मुझे पता चला ये सब, उन्होंने तो प्यार से कहा था कि सोनल हम हैंडल कर सकते हैं ये वो, हम क्या करें, इमिग्रेशन ये कर रहा है ये वो। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं रहना कोरिया, नहीं देखना मुझे कोरिया, क्यों देखूं मैं कोरिया। तो बस मैंने सुना नहीं उनकी पूरी बात और मैंने बस ठान ली कि मुझे कोरिया से जाना है हमेशा के लिए। और फिर मैंने अपनी टिकट भी बुक कर दी 11 तारीख की, तो एयर इंडिया से बहुत सस्ती मिल गई थी। उनको मैंने बताया नहीं, बहुत बाद में बताया कि मैंने टिकट बुक कर ली है। मैंने बताया उनको 7 तारीख को, 7-8 को कि मैंने टिकट बुक कर लिया, मुझे नहीं पता, मुझे रहना तो है नहीं है कोरिया में, तो मेरे को लगा आपको बता दूं। मेरे अपने अलग ही एक्शन थे। तो फिर मैंने बताया अपनी जो डायरेक्टर थे और सीईओ थी उनको बताया। उन्हें लगा ये क्या करा सोनल, इतनी जल्दी कौन फ्लाइट बुक करता है, एटलीस्ट हमें टाइम तो देती बात करने के लिए। उनका फोन आया, फिर कहा कि सोच लो अच्छे से क्या करना है तुम्हें और ये टाइम है अभी भी तुम्हारे पास। तो फिर भी मैं ऐसे कर रही, नहीं मुझे नहीं रहना इधर। फिर 1-2 दिन नहीं फोन आया, फिर 11 तारीख को फ्लाइट थी, 9 तारीक को फोन आया उनका सुबह सुबह कि सोनल कॉल मी। तो फिर कॉल किया, फिर उन्होंने मुझे समझाया सोनल ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्यों इतना वो बन रही हो ड्रामेटिक और ये सब। फिर उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे पूरी तरीके से कि इतना दिख रहा है, ये इतना है नहीं है, और कंडीशन इतनी बड़ी और सब कुछ हो सकता है। कोरिया आना, फिर तुम्हारा मतलब इतने सारे पैसे खर्च करके तुम कोरिया आई हो, फिर वीजा भी रिन्यू नहीं होगा, फिर क्या ही फायदा होगा। फिर सिम रिन्यू करी, जब सिम मैंने दोबारा अपनी ऑन करवाई ना, तो मेरे को कम से कम 7,000 रुपये देने पड़े फालतू। इन दिनों 6 महीने मैंने ये कोरियन सिम यूज नहीं की थी, तो उसके लिए 7,000 रुपये भरने पड़े मेरे को ताकि वो सिम दोबारा काम करे। बैंक अकाउंट तो चल रहा है आराम से, और रेंट दिया, फ्लाइट टिकट और काफी कुछ खर्चा हो गया था। उनको लग रहा था कि सोनल तुम इतनी दूर आई हो और कुछ भी नहीं होगा, फिर ऐसे कैसे चलेगा। वो काफी अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले टिकट अपनी कैंसिल करो
तो टिकट मैंने कैंसिल करी उनके कहने पे। मैं समझ गई थी फिर थोड़ा बहुत कि नहीं यार, समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इजीली ऐसे वीज़ा मिलता नहीं है, और मैं एक ही वीज़ा पे 3 साल से हूँ, तो कुछ चला जाएगा। मेरा लग तो रहा था अंदर से कि इतना जल्दी गिव अप नहीं करते। फिर बाद में उन्होंने मेरे को समझाया अच्छे से और मैं समझ गई, और फिर मैंने फ़्लाइट अपनी कैंसिल करी। वहीं सबवे स्टेशन पे थी जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने वहीं फ़्लाइट कैंसिल करी एयर इंडिया ऐप से। और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा था वो टिकट कैंसिल होने बैठी है, तो 1 सेकंड में कैंसिल हुई, और मेरे को मैसेज आ गए कैंसिल कर दिया टिकट आपकी, और आपके इतने पेनल्टी के पैसे कटेंगे, बस ज़्यादा नहीं थे वो। फिर अगले 2-3 दिन में मेरा वीज़ा दोबारा से रिन्यू हो गया कोरिया के लिए, 1 साल के लिए दोबारा। जब हम गए थे इमिग्रेशन ऑफिस, तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको पूछ सकते हैं कि इंडिया क्यों रहे इतने दिन होता, कमा क्यों नहीं रहे हो कोरिया में, और सैलरी क्यों नहीं आ रही, ये नहीं क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा। तो सब कुछ समझा रखा था उन्होंने मुझे। मैं तैयार थी अपने आंसर करने के लिए कि अगर ये कुछ पूछे, पर उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। 5 मिनट लगे होंगे उनको मेरे को वीज़ा देने में, और मैं वहाँ पागलों की तरह ऐसे बैठी थी कि पूछो जल्दी, कोई भी क्वेश्चन करें तो मैं रेडी हूँ आंसर देने के लिए। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, सारे पेपर्स लिए, और ARC कार्ड लिया, और जल्दी से ARC कार्ड में प्रिंट करके दे दिया। पता नहीं, हमेशा मुझे 5 मिनट में वीज़ा मिलता है। तो फिर मेरी CEO थी, वो भी मतलब, मैं रो नहीं रही, ये जो ऑयल आ रहा है गंदा सा, इसको पोंछ रही हूँ। फेस भी नहीं वॉश करा है मैंने अभी तक, बस ब्रश किया है। तो फिर वो भी थोड़ी वो थी शौक की, सबसे पूछते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में क्वेश्चन, तुमसे नहीं पूछा अभी भी? तो मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्यों कोरिया मुझे लाभ करता है, लाभ इसलिए। तो फिर सबने कॉन्ग्रेचुलेट कहा कि फाइनली वीज़ा हो गया, चलो अब बाकी की कंडीशन बाद में देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैं इंडिया से जैसे काफ़ी महीने रह लेती हूँ, तो एक कंफर्ट जोन बन जाता है ऑब्वियसली, कि पापा मम्मी के साथ हैं, सब खाना पीना मिल रहा है, रूटीन एक सेम सा है, और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ रह के। पर जैसे ही फिर मेरे लिए हमेशा कोरिया चेंज होता है, तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। पहले ही दिन मैं कोरिया आके सोचती हूँ कि मुझे नहीं करना ये सब, मुझे वापस घर जाना है, अच्छा भला मेरा रूटीन था, खाना मिल रहा था ये। तो हम बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई नहीं, वही लाइफ चाहिए, वही चाहिए। तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड होता है कि दोबारा यार यहाँ रहो, अपने बिल्स पे करो, दोबारा खाना बनाओ, रूटीन ज़बरदस्ती बनाओ अपना अच्छे से। तो बहुत मुश्किल होता है, ये हर किसी के लिए मुश्किल होता है, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं सोचती हूँ बस मैं घर जाऊंगी आते ही। तो वो स्टार्टिंग के मेरे लिए 2-3 हफ्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, पूरा स्टेबल नहीं होता माइंड, और बहुत याद आती है फैमिली की कि क्या करूँ, और कि इस लाइफ को गिव अप कर दूँ, कोरियन लाइफ को, या फिर ऐसे छोड़ छाड़ के इतनी मेहनत से जो यहाँ पे लिया है उसको छोड़ के वहाँ चली जाऊँ। तो बहुत मुश्किल होता है वो टाइम डिसाइड करने के लिए। पर फिर ऐसा लगता है कि आपके साथ और भी कुछ है पीछे जो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं सोनल, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। पापा मम्मी को बताया था, पापा मम्मी तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अगर तुम खुश नहीं हो तो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, अभी आ जाओ, तुम वीज़ा भी मिल गया तब भी आ जाओ तुम। अब 20 दिन बाद थोड़ा मेरे को अब फिर से स्टेबल लग रहा है अपनी लाइफ में, और अब इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि फाइनली अब सब कुछ हो गया है। धीरे धीरे वीडियो बनाते हैं, जो मेरा मेन काम है कोरिया में। और बाकी लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं, जो मेरे पास वीज़ा है E6 वीज़ा है, एंटरटेनमेंट वीज़ा। तो मैं कोई भी जैसे ड्रामा हुआ, एड कैंपेन हुए, या कुछ भी हुआ, यूट्यूब कैंपेन हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। और साथ में मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, तो एंटरटेनमेंट में यूट्यूब भी आता है, तो दोनों चलते हैं। तो मेन यूट्यूब भी है सोर्स मेरा अर्निंग का। बाकी मेरी कंपनी मुझे देती है सारे कैंपेन जो भी होती है, छोटे मोटे। नई कंट्री होती है आपके लिए, तो वो टाइम अलग होता है, तब आप एक्साइटेड होते हो हर चीज़ देखने के लिए। पर अब जब मैं रह ली इतने साल, तो काफ़ी जैसे होंगे हुआ, गंगनम हुआ, तो इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ काफ़ी बार, तो वो नई वाली फीलिंग नहीं आती। तो आप भी जब नए आओगे, नए पहली बार, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कोरिया की, वाओ ये वो। फिर घूम लोगे, फिर वही हो जाएगा सेम, फिर आपको रियलिटी में वापस आना होगा कि नहीं यार अब कुछ और है कोरिया। टचवुड, कोरिया कभी एक भी एक्सपीरियंस मेरा ऐसा नहीं होगा नेगेटिव कोरिया के लिए कि किसी इंसान ने मुझसे ऐसा करा हो बिहेव, या किसी ने ऐसा, कभी भी आज तक मुझसे ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिले, और बहुत ही अच्छा जानने को मिल रहा है यहाँ पे। आज मैं सोच रही थी कि अब खाना स्टार्ट करूँ मैं बनाना, क्योंकि घर का खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर का भी खा रही थी, और फ्रेंड्स के घर, जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके घर जाके वो बनाते हैं अच्छे से,
जो मेरे क्लोज फ्रेंड है तो उनके घर भी खा रही थी, वो भी काफ़ी ख्याल रखते हैं इन दिनों। और अब फाइनली अपने घर में भी स्टार्ट करना होगा। तो मैं सोच रही थी जो पैन है यहाँ पे वो बहुत गंदे हो गए हैं, उनमें मेरे को खाने बनाने का मन भी नहीं करता। और वैसे मैं सोच रही थी कि कोरिया से जा रही हूँ तो अब क्या बर्तन लूँ मैं, अब क्या ये करूँ, अब क्या करूँ, अब थोड़े दिन की बात है, अब तो मैं घर जाऊँगी। पर अब जब फाइनली डिसीजन है कि यहाँ रहने का तो फिर अब ई-मार्ट चलते हैं। मुझे एक स्टील का पैन लाना है खाना बनाने के लिए। बाकी कोरिया रहने का जो डिसीजन लिया मैंने लाइफ में अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी तक सब सही चल रहा है, लोग भी काफ़ी अच्छे मिले हैं जो मुझे सच में जेन्युइनली प्यार करते हैं। और बस आई होप आपको भी मौका मिले कोरिया देखने का जल्दी से। अम्ब्रेला लेके चलते हैं अपना सोलो डेट पर बाहर और देखते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। अभी तो अपनी दुनिया में बिजी थे हम। तो हमारी सफाई चल रही है, तो यहाँ हम सोते हैं नीचे गद्दा बिछा के, ये वाले। और ये हमारा कूलर छोटा सा जो हमें हवा देता है रात में, और ये सब चल रहा है। और ये देखिए आप कूड़ा, जरा कितने सालों से यहाँ कूड़ा नहीं निकला, तो ये हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं है ऐसे रहना। और अभी और करना है, यहाँ पे सारा सामान अलग अलग करना है गाइस। तो साफ सफाई हो गई अब थोड़ी, और सारी धूल मिट्टी हटा दी। और इस पे जो वाइपिंग का काम है फ्लोर पे वो मैं नतालिया के साथ करूंगी, मैं नहीं करने वाली अकेली। वो मेरे को लगता था मैं बहुत मैसी इंसान हूँ जब मैं घर पे थी, क्योंकि मम्मी मेरी ऑलरेडी काफ़ी साफ़ सफाई रखती है, पापा भी। मेरी वहाँ डांट पड़ती थी कि ये नहीं करते वो नहीं करते हो, तुम पेरेंट्स होते हैं तो खुद ही करते हैं। तो हमें लगता है तो हम मैसी बन जाते हैं, पर जब बाहर रहते हो तो फिर पता चलता है कि नहीं, आप इतने मैसी भी नहीं हो। क्योंकि मैं नहीं देख सकती इतना सारा भरा हुआ सामान या धूल मिट्टी में सोना करना। सॉरी आपको ये सब दिखाना पड़ रहा है, बाहर आके आपको ये सब भी करना पड़ता है। अब सब कुछ साफ हो चुका है, अब अच्छा लग रहा है पहले से। तो अब नतालिया ने ये बिछाए थे, पर होता ये है कि इसके नीचे बाल जो जाते हैं हमारे, जो झड़ते हैं, वो ये ड्रेनेज पे ब्लॉक कर देता है हमेशा। अभी बारिश हुई थी तब भी ब्लॉक हुआ था। तो और नीचे भी बाथरूम क्लीन नहीं है, ये फ्लोर। तो मैं सोच रही हूँ इनको हटा के क्लीन करना चाहिए अच्छे से, पर पता नहीं नतालिया क्या कहना है, तो उससे पूछूंगी तब जाके ये क्लीन करेंगे। और अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है क्योंकि ये फिसलते हैं इधर उधर। फिर पूरा बाथरूम क्लीन होगा तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा अच्छे से। और मैंने सिंक भी साफ़ करी, अभी एक और बार करनी है क्योंकि आप देख सकते हैं स्टेन्स हैं थोड़े बहुत। ठीक है गाइस, तो साफ़ सफाई करके हम नहा धो लिए हैं, हमारे बाल गीले अभी भी। और बाहर जाने का मन है, छाता ले जाने का मन नहीं है, बट आप मौसम देखिए, बाहर बारिश वाला ख़तरनाक मौसम हो रहा है और जल्दी बारिश होने वाली। तो अब प्लान ये है कि बाहर जाएँ, टैब ले जाएँ, थोड़ा कुछ करें काम और पहले लंच करें। लंच के लिए मैंने सोचा मैकडी जाऊं और फ्रेंच फ्राइज खा लूं। खाना बनाना जानते हो आप, तब भी मतलब मन नहीं करता कभी कभी अकेले के लिए बनाने के लिए। अगर कोई हो साथ में तो मन करता है उसके लिए बनाते तो खुद भी खा ही लेते हैं, बट मुश्किल होता है थोड़ा रूटीन को। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में नहीं हो तो फिर मुश्किल होता है फॉलो करना। तो देखती हूँ, पर अब स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और अभी लंच बाहर कर लेती हूँ, जो भी अच्छा लगेगा वो खा लेती हूँ, वरना मैं करती नहीं हूँ बाहर भी लंच कभी कभी। कौन पैसे खर्च करे और कौन इतना मैदा खाए, वीट का भी कुछ मिलता नहीं है। एवरीबॉडी, तो अब हम बाहर हैं और अब जा रहे हैं अपने लिए पैन देखने ई-मार्ट से। तो अब हम आए हैं ई-मार्ट में, और सबसे पहले बड़ी बात कि अब यहाँ कोरिया में ये QR कोड लेना या एंट्री करना, कोविड की वजह से कि आप QR कोड स्कैन करिए, ये सब हटा दिया गया है। पर अब कोरिया में 1.5 लाख तक केसेस आ रहे हैं हर दिन, और तब भी अब इन्होंने सोच लिया कि बाहर में जाए कोरोना, हम तो फ्रीली जिएंगे। तो अभी भी केसेस बहुत आ रहे हैं क्योंकि कोरिया ने बहुत ज़्यादा कंटेन करने की कोशिश की थी इसे, बहुत ही पैसा खर्च करा था, बट फिर भी ऐसे वायरस कंटेन किए नहीं जा सकते। नेचुरल एंटीबॉडीज़ आना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी फैमिलियर हो इस वाले वायरस से। तो अब इन्होंने भी देख लिया है कि कंटेन करने से कुछ नहीं होगा, तो अब सब कुछ बाहर में जाए और सब कुछ ओपन कर दिया है। फिर भी हर दिन 1.5 लाख तक केसेस आ रहे हैं कोरिया में। और बाकी सब कोविड और यूक्रेन इनकी वॉर की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ गई है, और स्टूडेंट्स पे बहुत वो आ रहा है थोड़ा प्रेशर। अब अपना पैन देखते हैं, ये सारे नॉन स्टिक पैन्स हैं। ये अच्छा लग रहा है, बट मुझे पता है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, 45,000 का ये।
थोड़ा छोटा चाहिए। अब इन सबकी प्राइस देखकर मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया से ही ले आती, एक स्टील की कम आधी प्राइस पे मिल जाती पर अच्छी मिलती। और अब आके पछताते हैं हम कि ये पहले क्यों नहीं कर लिया। छोड़ो यार, अब चलते हैं वहाँ पे 250 में चुपचाप से सस्ता वाला खरीदते हैं। कौन सा मुझे वहाँ बैठना था, इस बुक को पढ़ना था वहाँ बैठ के, बट बारिश हो रही है यहाँ पे। हेलो एवरीबॉडी, तो मैंने मैकडी में अपना लंच किया है अभी और पेट काफ़ी फुल हो गया है। तो जब मेरा पेट भर जाता है अच्छे से तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेट भरना बहुत मुश्किल बात है। और वैसे मैं आप सबसे कन्फेस करना चाहती हूँ कि आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ। लत्थी कुछ दिनों पहले मैंने अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कोरिया में मैकडी गई थी, तो वहाँ मैंने अपना फ्राइज़ ही ऑर्डर करे। बट मेरे फ्रेंड ने कहा कि एक बार जो मैंने नया बर्गर लिया चिकन वाला उसको ट्राई करके देखो, तो मैंने करा वो ट्राई। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मुझे चिकन का टेस्ट पसंद नहीं है। क्रिस्पी चिकन बर्गर नया लॉन्च हुआ है कोरिया में मैकडी में, तो फिर उसने ऑर्डर किया था, तो वो मैंने खाया और वो टेस्टी अलग था, बिल्कुल चिकन जैसा लग ही नहीं रहा था वो, और इतना क्रिस्पी इतना अच्छा था कि मैंने और खा लिया वो। तो आज मैंने वही ऑर्डर किया था और मुझे अच्छा लगा, बस मैंने वो बीच का पार्ट छोड़ दिया, थिक वाला जिसमें चिकन का टेस्ट आता है। तो अब नहीं हूँ मैं वेजिटेरियन, कोरिया मुझे नॉन वेजिटेरियन बना ही देता है, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम है, खाना घर पे बनाना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट टाइम इंडिया गई थी कोरिया से तो मेरा वेट था 48, और अब जब मैं वापस लौट के आई हूँ तो अब मेरा वेट था इंडिया से 53, लगभग 5 किलो मैंने बढ़ाया था वहाँ पे। तो मुझे ये वाला जो वेट जो मैंने गेन करा है वो वापस से मेरे को नहीं लूज़ करना, तो इसलिए मैं, ओ माय गॉड बारिश बहुत तेज़ आ गई, तो इसलिए अब मैंने लाइफ में सोचा कि कोरिया में स्पेशली कि जो मिल रहा है खा लो चुपचाप से, जब तक अच्छा लगे वो, तो जब अच्छा लगता है तभी खाया जाता है। तो इसलिए आज मैंने खा लिया वो चिकन क्योंकि बाकी सब साइड में एक खाना पीना मेन होता है, यही अगर खाना पीना सही खा रहे हो आप तो एक वो बहुत बड़ी बात होती है, वो प्रायोरिटी रखिए। दूसरे देश में खाना पीना अच्छा खाना, अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है यहाँ के, वो तो और ही अच्छी बात है, आप खा सकते हो। और अगर वेट गेन कर रहे हो तो एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, वेट कम करते जा रहे हो, वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इससे और चीज़ों पे भी अफेक्ट होता है। ये तो बहुत भारी है। हेलो गाइस अगेन। तो अब बारिश हो रही थी बाहर, तो अब हम बाहर से अंदर आ गए अपने घर पर। पता नहीं आने के बाद गले में मेरे कुछ खराश सी लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैंने आते ही सबसे पहले हाथ पैर अच्छे से धोए और फिर डिसइंफेक्टेंट यूज करा, जो भी इन्फेक्शन था वो निकल जाए। क्योंकि गले में थोड़ी खराश हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ी गर्म चाय बना लेते हैं और पीते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलेगा गले को। मुझे नहीं पता, एसी बहुत तेज चल रहे थे एकदम, बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी तेज एसी, तो फर्क पड़ता है उससे।